अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये ईद उल अज़हा के गैप के बाद आज हम मिल रहे हैं। आज हम टेस्ट के डिस्कशन करेंगे। जो दो टेस्ट अब तक आपके हो चुके होंगे और उनकी अभी तक हमने डिस्कशन नहीं की, टेस्ट नंबर 4 और टेस्ट नंबर 5। तो टेस्ट नंबर 4 की डिस्कशन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द इंटरव्यूअर आस्क्ड द कैंडिडेट टू व्हाट डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम टू गिव द इंटरव्यू। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो बीटा ऑप्शन है इसमें प्रॉब्लम है। आस्क्ड द कैंडिडेट टू व्हाट डिस्ट्रिक्ट नहीं, सिंपली व्हाट डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम यूँ होना चाहिए। यहाँ पर जो प्रपोजिशन टू इस्तेमाल की गई ये गलत है। अच्छा, नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास ऑफ इंट्रिकेट डिज़ाइन। अब यहाँ पर आप देखें, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स के आप जानते हैं जब हम बात करते हैं सिलेक्शन की, 2-3 में से किसी एक की सिलेक्शन की बात करते हैं तो हम विच कलर्स इस्तेमाल करते हैं, हु कलर्स इस्तेमाल नहीं करते। लिविंग बीइंग्स के लिए भी विच कलर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये द मास्टर डिड नॉट नो विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास ऑफ इंट्रिकेट डिज़ाइन, ये जो बीटा ऑप्शन है ये गलत था, इसके अंदर जो है ना मसला था। और नेक्स्ट टाइम सेंटेंस नंबर 3 की तरफ, द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वॉज रेडी टू स्टेक देयर पोलिटिकल एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पर द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल। देखिए असल बात हम कर रहे हैं रूलिंग पार्टी की, वो सिंगुलर है पार्टी। तो टू स्टेक देयर पोलिटिकल एग्जिस्टेंस की बजाय टू स्टेक इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस ये लफ्ज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन जो है ना ये गलत था। असल चूँकि हमने रूलिंग पार्टी ये सब्जेक्ट है, इसके साथ जो है ना वो अग्रीमेंट में लाना था। आगे जो प्रोनाउन वगैरह हैं, वर्ब्स वगैरह हैं, तो यहाँ पर हम प्रोनाउन की चूँकि बात कर रहे हैं तो प्रोनाउन को भी इन अग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट होना चाहिए। द रूलिंग पार्टी stood for implementation of the bill and was ready to take its political existence. और नंबर 4 पे देखें, this is the boy whom I think had won the gold medal in the dance competition. अच्छा, अब यहाँ पर देखें बेटा ऑप्शन में whom, ये बात हम पहले बेटा डिस्कस कर चुके हैं कि whom जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है और हु WHO ये सब्जेक्टिव केस होता है। हमने सेंटेंस के अंदर देखना होता है कि यहाँ पर हमें सब्जेक्टिव केस रिक्वायर्ड है कि ऑब्जेक्टिव केस रिक्वायर्ड है। यहाँ पर हमें सब्जेक्टिव केस रिक्वायर्ड है। देखें आई थिंक दरमियान में इजाफी है, इसको आप फिलहाल समझें कि नहीं है। आई थिंक को हटा दें और फिर देखें हु हैड वन द गोल्ड मेडल, ठीक होगा कि whom had won the gold medal। तो जाहिर सी बात है यहाँ who had won the gold medal ये होना चाहिए था। तो ये जो बीटा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 पे ये गलत है। नंबर 5 देखें, इट इज नॉट इजी फॉर एनीवन इट इज नॉट इजी फॉर एनीवन टू कमांड रेस्पेक्ट फ्रॉम बोथ one's friends as well as critics as Dr. Johnson did for his integrity and honesty। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देखें कि जब आप as well as इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ इससे पहले जो है वो both का लफ्ज़ नहीं आता, और अगर both का लफ्ज़ आ चुका है तो फिर and होना चाहिए, as well as नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो चार्ली ऑप्शन है ये गलत है। both one's friends and critics यूँ होना चाहिए था। ये as well as critics जो लिखा हुआ है ये गलत है। one's friends and critics क्योंकि पहले both का लफ्ज़ आ चुका हुआ है, तो ये जो चार्ली ऑप्शन था ये गलत था। was it him who got injured in an accident this morning। अच्छा, अब यहाँ पर ये ज़हन में रखें
इज, एम, आर, वॉज, वर, डी, ई, बी। इसके बाद हमने जो प्रोनाउन इस्तेमाल करना होता है उसकी सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं करेंगे। वॉज इट हिम की बजाय वॉज इट ही। ये अल्फा ऑप्शन ही जो है ना इसमें प्रॉब्लम था। वॉज इट ही होना चाहिए। वॉज इट ही हु गॉट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग। Sentence number 7. As soon as he saw his mother, he ran to her and embraced her. अच्छा, अब यहां पर आप ये देखें कि ये जो चार्ली ऑप्शन में है he ran to her, ये यहां पर जो है ना ये गलत है। he ran and embraced her, ये जो her ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ये रैन के फौरन बाद नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आगे एम्ब्रेस्ड का ऑब्जेक्ट भी वही है और रैन का ऑब्जेक्ट भी वही है। जब दोनों का ऑब्जेक्ट वही है तो दोनों के बाद एंड पे ये आना चाहिए था, ही रैन एंड एम्ब्रेस्ड हर, यूं होना चाहिए था। तो ये जो हर की प्लेसमेंट है ये गलत है, तो चार्ली ऑप्शन जो है ना ये गलत बनता है। सेंटेंस नंबर 8. बीइंग अ डेस्टिट्यूट I admitted him to an old people's home. अच्छा, अब आप ये ज़हन में रखें, being a destitute, I admitted. destitute आप जानते हैं बदहाल वगैरह के मतलब में इस्तेमाल होता है कि बदहाल होने की वजह से। अब ये बदहाल कौन था? जिसको ओल्ड पीपल्स होम में दाखिल कराया गया, I नहीं था। लेकिन इस सिचुएशन में जब आपने पार्टिसिपल से सेंटेंस स्टार्ट किया, बीइंग अ डेस्टिट्यूट कॉमा लगाकर आगे जो क्लॉज शुरू की उसके स्टार्ट में आई इस्तेमाल किया, तो इंग्लिश ग्रामेटिकल जो रूल्स रेगुलेशंस हैं या सेंटेंस स्ट्रक्चर के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक ये जो आई है ये बीइंग का सब्जेक्ट बन जाता है। अब अगर आई को बीइंग का सब्जेक्ट मान लें तो सेंटेंस का मीनिंग ही खत्म हो जाता है, गलत हो जाता है। आई उसका सब्जेक्ट नहीं बनता बीइंग का। अब अगर बीइंग का सब्जेक्ट आई नहीं बनता तो फिर अलग से उसका सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि यहाँ नहीं है। तो ये असल में अल्फा ऑप्शन गलत है। यहाँ पर बीइंग से पहले इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर इट आना चाहिए था। इट बीइंग ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट, इट भी नहीं ही, क्योंकि आगे आई एडमिटेड हिम, मैंने उसे दाखिल करा दिया, तो ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट यूं होना चाहिए था। क्योंकि वो चूंकि ऐसा था तो आई एडमिटेड हिम टू एन ओल्ड पीपल्स होम, ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट ये होना चाहिए था। Sentence number 9. If I were him, I would have taught those cheats a lesson. अब यहाँ पर भी आप देखें, ये अभी हमने पिछले एक सेंटेंस के अंदर बात आई भी कि इज, एम, आर, वॉज, वर के अल्फाज जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इनके बाद सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं करेंगे। इफ आई वर हिम की बजाय इफ आई वर ही होना चाहिए। बात वही है, सेंस इसके मीनिंग है कि अगर मैं उसकी जगह होता। इफ आई वर ही, इफ आई वर हिम नहीं, इफ आई वर ही आई वुड हैव टॉट दोस चीट्स अ लेसन, तो मैं उन फरेबियों को, उन चीट्स को सबक सिखा देता। इफ आई वर ही, ये अल्फा ऑप्शन जो है ना ये गलत है। Those sort of people usually do not earn fame in society. अब ये जो अल्फा ऑप्शन में दोज सॉर्ट लिखा गया ये गलत है। या तो लिखें सिंगुलर, क्योंकि सॉर्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर डिटर्मिनर दैट कलर इस्तेमाल करें, दिस कलर इस्तेमाल करें। दिस सॉर्ट ऑफ पीपल यूजुअली डू नॉट अर्न फेम इन सोसाइटी। दिस सॉर्ट ऑफ पीपल के इस किस्म के जो लोग हैं आमतौर पर सोसाइटी के अंदर फेम, शोहरत हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि सॉर्ट सिंगुलर है, वो तो सिंगुलर रहेगा। यहाँ पे दो सॉर्ट्स नहीं कर सकते इस किस्म के लोग, वो सिंगुलर रहेगा। तो दैट सॉर्ट ऑफ पीपल कहें या दिस सॉर्ट ऑफ पीपल कहें, ज़्यादा बेहतर है कि दिस सॉर्ट ऑफ पीपल कहा जाए, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। दैट अमूमन पास्ट या दूर की चीज़ के लिए बोला जाता है, तो ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे दिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। दिस सॉर्ट ऑफ पीपल यूजुअली डू नॉट अर्न फेम इन सोसाइटी। जी,
ये अब नेक्स्ट पोर्शन जो है जिसके अंदर सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन वाले सेंटेंसेस आते हैं 10, अब हम उनकी तरफ आते हैं। अब देखो कि सेंटेंस नंबर 11 है, बीइंग अ वेरी हॉट डे आई रिमेन्ड इनडोर। अभी यहाँ पर जो अभी हमने एक सेंटेंस डिस्कस किया, ये भी वही अंदाज है कि ही बीइंग डेस्टिट्यूट, जो अभी हमने वो स्पॉट द एरर में डिस्कस किया, तो ये भी वही अंदाज है कि बीइंग अ वेरी हॉट डे, ये बीइंग का सब्जेक्ट इससे पहले प्रोनाउन के तौर पर इस सिचुएशन में इट आना चाहिए, क्योंकि डे के लिए बोल रहे हैं, वहां हम पर्सन के लिए बोल रहे थे तो ही लगाया था। तो इट बीइंग अ वेरी हॉट डे आई रिमेन्ड इनडोर। बीइंग अ वेरी हॉट डे, बीइंग का सब्जेक्ट आई नहीं है, इस वजह से ये अल्फा ऑप्शन जो है ना ये गलत होता है, ये बीटा ऑप्शन भी इसी वजह से गलत होता है। लेकिन डेल्टा ऑप्शन में इट बीइंग अ वेरी हॉट डे है, लेकिन आगे जो आई वॉज रिमेन्ड लिखा गया वो गलत है। ये पैसिव सेंस, रिमेन की पैसिव सेंस जो है ना वो नहीं बनती। आई वॉज रिमेन्ड जो है ना ये गलत है, आई रिमेन्ड होना चाहिए। तो ये सी चार्ली ऑप्शन जो है ना ये ठीक है जी। सेंटेंस नंबर 12 की तरफ आए। जस्ट बिफोर द रेस आई आस्क्ड हिम whom he thought was going to win। अब यहाँ पर आप गौर करो, ये अभी ऊपर वाले सेंटेंसेस में भी स्पॉट द एरर में भी एक इस किस्म का सेंटेंस आ गया था। अब यहाँ पर भी आप देखें whom he thought was going to win। अब जरा गौर करें, इसके अंदर जो he thought का अल्फाज है वो फिलहाल एक तरफ करते हैं, फर्ज करें नहीं है। whom was going to win ये नहीं बनता, who was going to win ये बनता है, who he thought was going to win। तो लिहाजा अब बीटा ऑप्शन में which कलर्स है वो भी यहाँ पर्सन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। चार्ली ऑप्शन देखें, जस्ट बिफोर द रेस आई आस्क्ड हिम who he thought was going to win, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। डेल्टा ऑप्शन में देखें, जस्ट बिफोर द रेस आई आस्क्ड हिम, अब who he thought of was going to win, अब ये थॉट ऑफ आगे जो लगा दिया गया ये भी ठीक नहीं है। तो ये जो चार्ली ऑप्शन है यहां पे सेंटेंस नंबर 12 पे ये बिल्कुल ठीक है जी। सेंटेंस नंबर 13, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अ मैन हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम ही विल नेवर फील एट होम एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। अब यहां पर देखिए, दैट अ मैन हु हैज लिव्ड, जब हमने पहले अमैन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा ही नहीं है। देखिए एक्चुअली है who has lived in this city for a long time, इसको दरमियान, इस क्लॉज को दरमियान से हटा दें। a man will never feel at home, a man will never feel, ये तो दरमियान में एक क्लॉज, क्योंकि वो उस मैन को डिस्क्राइब करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए दरमियान में एक क्लॉज आ गई। असल सब्जेक्ट मैन तो मौजूद है, जब वो असल सब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद है तो फिर दोबारा से एक और सब्जेक्ट लाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो ही का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया ये गलत है, तो ये उसके बगैर होना चाहिए। बेटा ऑप्शन देखें, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अ मैन हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम विल नेवर फील एट होम एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बाकी ऑप्शंस में देखिए उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अ मैन whom has lived, यहाँ पर whom जो ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया गया ये गलत है, whom has lived नहीं आना चाहिए था। इसी तरह डेल्टा ऑप्शन को अगर हम देखें, it is not difficult to believe that a man who lived in this city for a long time, अब देखें that a man who lived, एक तो पास्ट टेंस वहां पे इस्तेमाल हो रहा है, आगे he will never feel दोबारा ही फिर से इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी गलत है। तो बीटा ऑप्शन जो है ना वो हर एतबार से करेक्ट बनता है। सेंटेंस नंबर 14 देखें, ईच गर्ल वॉज गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर्स विच प्लीज्ड हर वेरी मच। अब ईच गर्ल वॉज गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अब यहां पर देखें अ बंच ऑफ फ्लावर्स, विच का जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं वो अपने से फौरन पहले आने वाले नाउन के लिए होता है। अब इसका मतलब ये हुआ विच का लफ्ज यहाँ पर फ्लावर्स के लिए हो गया, जबकि अगर सेंटेंस को देखें तो प्लीज्ड हर वेरी मच, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हुई, तो हर एक को फूलों का गुलदस्ता दिया जाना
वो जो एक्ट ऑफ गिविंग अ बंच ऑफ फ्लावर्स था ना, फूलों का गुलदस्ता दिया जाना, उस गुलदस्ता दिए जाने के ऊपर वो हर एक लड़की खुश हो गई। असल ये चीज है। तो विच तो किसी न किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए बोला जाता है, यहाँ हमें एक्शन के लिए चाहिए, और वहाँ ऐसी सिचुएशन में दैट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, विच नहीं। Each girl was given a bunch of flowers that pleased her very much। ये बीटा ऑप्शन जो है ना ये ठीक है। It pleased और displeased के अल्फाज भी गलत हैं, ये बीटा ऑप्शन नंबर 14 पे बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, नंबर 15 पे आ जाएं। The party chief made it a point to state that the prime minister and the union home minister should also come and they see what his party men had seen। अब यहां पर आप देखें, द पार्टी चीफ मेड इट अ पॉइंट। पार्टी चीफ, इस पहली क्लॉज का सब्जेक्ट जो है ना ये पार्टी चीफ है, सिंगुलर है। टू स्टेट दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन होम मिनिस्टर शुड आल्सो कम। अब आगे है कि दूसरी क्लॉज उसके सब्जेक्ट के अंदर ये दो हैं, प्राइम मिनिस्टर है और यूनियन होम मिनिस्टर है, ये भी आए एंड दे सी। अब यहां पर आप देखें ये सी का सब्जेक्ट वही प्राइम मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर है। जब वही सब्जेक्ट है तो फिर उसकी रेपिटेशन नहीं होगी, प्रोनाउन भी नहीं आएगा, खुद वो नाउन भी रिपीट नहीं करेंगे। तो दे सी की बजाय सिंपली सी होना चाहिए, व्हाट हिज पार्टी मैन हैड सीन। ये हिज पार्टी मैन ठीक है, द पार्टी चीफ के लिए हिज पार्टी मैन आ रहा है, ये हिज का लफ्ज यहां बिल्कुल ठीक है। तो ये अल्फा ऑप्शन तो दे की वजह से गलत हो रहा है। बीटा ऑप्शन देखिए, द पार्टी चीफ मेड इट अ पॉइंट टू स्टेट दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन होम मिनिस्टर शुड आल्सो कम एंड दे सी। यहाँ पर आल्सो का लफ्ज इजाफा हो गया और फिर दे बदस्तूर मौजूद है, ये भी गलत है। और चार्ली ऑप्शन देखिए, द पार्टी चीफ मेड इट अ पॉइंट टू स्टेट that the prime minister and the union home minister should also come and see what our party men had seen। अब यहाँ पर ये दे को तो रिमूव करके इसको तो ठीक कर लिया गया, लेकिन आगे what our party men, अब ये आर का लफ्ज यहाँ पर किसी भी नाउन से मैच नहीं कर रहा और यहाँ वो बिल्कुल मिसमैच हो रहा है। यहाँ आर की बजाय ये हिज पार्टी मैन जो ना होना चाहिए था, वो पहले ठीक इस पॉइंट पे वो हिज का लफ्ज ठीक था। तो डेल्टा ऑप्शन देखें, द पार्टी चीफ मेड इट अ पॉइंट टू स्टेट दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन होम मिनिस्टर शुड आल्सो कम एंड सी व्हाट हिज पार्टी मैन हैड सीन। अब ये डेल्टा ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल ठीक है जी। नंबर 16 पे आ जाएं। Whatever work which you undertake, put your best efforts into it। अच्छा, whatever work which you undertake, अभी हमने बात की कि ये which का लफ्ज है कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए आता है, वर्क के लिए नहीं आएगा। तो whatever work that you undertake होना चाहिए, which नहीं। और बेटा ऑप्शन में that which दोनों इस्तेमाल हो गए। चार्ली ऑप्शन में that you undertake है, लेकिन उसके बाद आप देखें put our best efforts जो है ना ये गलत हो गया। हम इंपेरेटिव अंदाज में सामने वाले को मुखातिब करके कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो। अंदाज सेंटेंस का जो है ना वो यू है, whichever work whatever work that you undertake, जो तुम लेते हो। तो फिर आर बेस्ट एफर्ट्स नहीं हो सकता, उसकी मुनासिबत से और आना चाहिए। तो ये डेल्टा ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल ठीक है। whatever work that you undertake, put your best efforts in it। Number 17, myself and Arshad will take care of the function on Sunday। Myself and Arshad will take care of the function। अब यहां पर myself हम आमतौर पर तो बोल तो देते हैं, लेकिन आप ये ज़हन में रखें बोल देते हैं वो इनफॉर्मल कोलोकियल अंदाज है, कोई फॉर्मल अंदाज नहीं है। जबकि यहाँ पर हमें जो ग्रामर चाहिए वो फॉर्मल लेवल की चाहिए, वो इनफॉर्मल और कोलोकियल, जो कोलोकियल कहते हैं ये जो रोज़मर्रा की गली मोहल्लों की जो ज़बान होती है जिसके अंदर लैंग्वेज रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जा रहा होता, उसको जो है ना वो कोलोकियल लैंग्वेज का नाम जो है ना वो दिया जाता है। तो लिहाजा ये माई सेल्फ वहाँ पे ठीक है, फॉर्मल लेवल पे नहीं।
तो करेक्ट ऑप्शन में ये डेल्टा ऑप्शन है, आई एंड अर्शद विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे। ये ज्यादा से ज्यादा अगर आपने वो स्ट्रेस देना भी है तो आई माई सेल्फ, आई के बाद आप एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पर माई सेल्फ का लफ्ज इस्तेमाल कर दें। आई माई सेल्फ एंड अर्शद विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे, यूं हो सकता है, लेकिन अकेला माई सेल्फ नहीं, आई सब्जेक्टिव केस जरूर यहां पे इस्तेमाल किया जाए, तो ये डेल्टा ऑप्शन यहां पे ठीक था। ये नंबर 18, एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू अटेंड द स्टाफ मीटिंग टुडे बट द सेल्स मैनेजर एंड आई। अब यहां पर आप देखिए बट एक्सेप्ट के मतलब में है, इसके बाद जो प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्टिव केस में नहीं। बट द सेल्स मैनेजर, ये तो नाउन है, नाउन तो सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो वो तो एक ही रहता है। असलम गेव मी अ बुक, आई गेव असलम अ बुक, दोनों जगह असलम है सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, वो तो वही रहेगा। लिहाजा सेल्स मैनेजर में मसला नहीं है, वो तो नाउन है। प्रोनाउन में मसला आता है जब आप उसको प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर या बट और एक्सेप्ट के बाद इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं करेंगे। बट द सेल्स मैनेजर एंड मी, यूं होना चाहिए था, आई जो है ना वो गलत है। अच्छा, बीटा ऑप्शन में एंड बी नजर आ रहा है, लेकिन फिर देखिए उसमें क्या प्रॉब्लम है, एवरीवन आर एक्सपेक्टेड, यहां से गलती आ गई। एवरीवन इज, एवरीवन सिंगुलर होता है तो उसके साथ इज आना चाहिए, आर नहीं। चार्ली ऑप्शन में देखें मैनेजर एंड माई सेल्फ, ये माई सेल्फ की यहाँ पे गलती है। डेल्टा ऑप्शन देखें, एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू अटेंड द स्टाफ मीटिंग टुडे बट द सेल्स मैनेजर एंड मी, ये डेल्टा ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल ठीक है। जी, सेंटेंस नंबर 19 देखें, द क्वेश्चन अराइजेस एज हु शुड गो आउट टुडे, यू और आई। अब यहां पर आप देखें हु शुड गो आउट टुडे, कि किसे जाना चाहिए आज बाहर, हु शुड गो आउट, तो यू और मी, यू और मी, यू और आई। अच्छा, अब यहां पर देखें द क्वेश्चन, ये हु शुड तो ठीक है, whom और which के जो अल्फाज हैं ये गलत है, कि क्योंकि आगे आप ये देखें whom should go out, तो ये तो नहीं हो सकता, whom जो है वो पैसिव है, whom should go out ये नहीं हो सकता, और which should go out ये which पर्सन के लिए इस सिचुएशन में नहीं आ सकता, बाज़-औक़ात आ जाता है लेकिन इस सिचुएशन में नहीं। तो ये चार्ली और डेल्टा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हुए। अल्फा ऑप्शन और बीटा ऑप्शन को देखें तो इसमें चूंकि हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि किसने बाहर जाना है, गो के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे यू और आई, वहां पे मी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लिहाजा ये अल्फा ऑप्शन जो है ना वही ठीक है। सेंटेंस नंबर 20, ईच ऑफ दीज कंपनीज हैड देयर अकाउंट बुक्स ऑडिटेड। ईच ऑफ दीज कंपनीज, अब ये सिंगुलर हो गया कि इन कंपनीज में से हर एक, तो ऑल ऑफ दीज कंपनीज नहीं है। अगर ये होता ना ऑल ऑफ दीज कंपनीज तो फिर आगे देयर अकाउंट बुक्स ठीक था, सब के लिए तो फिर आगे प्लूरल का नाउन जो है ना, प्रोनाउन जो है ना वो बिल्कुल ठीक था। तो लेकिन हर एक की बात हो रही है तो फिर इट्स अकाउंट बुक्स आना चाहिए। अच्छा, आप देखिए चार्ली और डेल्टा के अंदर कि डेल्टा में भी इट्स मौजूद है, चार्ली में भी, तो ईच ऑफ दीज कंपनीज हैड इट्स अकाउंट बुक्स ऑडिटेड, चार्ली ऑप्शन। डेल्टा ऑप्शन है ईच ऑफ दीज कंपनीज हैड इट्स अकाउंट बुक्स ऑडिट, ये ऑडिट जो है ना ये गलत है, ऑडिटेड होना चाहिए, तो ये चार्ली ऑप्शन जो है ना ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। जी, अब आप आ जाएं अगले पोर्शन की तरफ जो कि फिल इन द ब्लैंक्स का है। अब देखो, यू आर नॉट गोइंग टू ड्राइव ऑल द वे टू इस्लामाबाद इन दैट डैश ओल्ड कार, आर यू, कि यहाँ से इस्लामाबाद तक इस पुरानी सी इस कार में चला के जाओगे। अब जाहिर सी बात है, ये जो कार जिसको हम पुरानी सी और ऐसी, तो मतलब वो ख़राब सी, इलेबोरेट तो बड़ी शानदार, बड़ी उम्दा, फ्रिंज्ड तो मतलब होता है किनारे पे लगी हुई, डिलेपिडेटेड होती है बड़ी खस्ता और बुरी हालत में, डेफिनेट, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, तो बहुत ज़्यादा करीब जो लफ्ज़ बनता है डिलेपिडेटेड, जो बहुत ख़राब के मतलब में होता है। तो इन दैट डिलेपिडेटेड ओल्ड कार आर यू,
तो चार्ली ऑप्शन यहां पर जो है ना करेक्ट। सेंटेंस नंबर 22, शी सीम्स टू बी प्रिटी डैश अबाउट लीविंग, शी वॉन्ट बच। अच्छा, ये लफ्ज बच के ऊपर देखें, बच का मतलब होता है जरा भी थोड़ा सा हिलना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या अपनी जगह से, दोनों एतबार ये लफ्ज बच इस्तेमाल करते हैं। शी वॉन्ट बच, वो जरा भी नहीं हिलेगी, वो टस से मस नहीं होगी, शी वॉन्ट बच। तो इसका मतलब ये है कि जब उसने टस से मस नहीं होना, जरा भी नहीं हिलना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने पॉइंट, अपनी बात के ऊपर बड़ी पक्की। तो एक्सेंट्रिक का मतलब ऐसे जुनूनी होता है, डिस्गाइज बेस को कहते हैं, एक्स्यूट खारिज कर देना होता है, डेफिनेट बिल्कुल फिक्स्ड। तो ये डेफिनेट जो है ना वो ठीक है, अगरचे कि एक्सेंट्रिक जुनूनी के मतलब होता है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा करीब जो है ना वो डेफिनेट का लफ्ज है। शी सीम्स टू बी प्रिटी डेफिनेट अबाउट लिविंग, शी वॉन्ट बच। नंबर 23, dash by her school report, Jane decided to apply to Cambridge University. कि उसने फैसला कर लिया कि अब मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को अप्लाई करूंगी। तो जाहिर सी बात है उसको ये फैसला करने में जो सपोर्ट कहाँ से मिली, वो उसके हर स्कूल रिपोर्ट से। अब देखिए हमने ये वाला सेंस यहाँ पे लेनी, डिस्गाइज्ड तो भेस बदलना होता है, एनस्लेव्ड गुलाम बना लेना होता है, बाउंड पाबंद कर देना, encouraged, motivated by her school report, ये ठीक है कि वहां से उसको मोटिवेशन मिली और उसने फैसला किया कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दूं। तो ये डेल्टा ऑप्शन encouraged जो है ना यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। जी नंबर 24, some trees dash from their bark a sap that repels insect parasites. ये बाग का लफ्ज है, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, ये दरख्तों की जो छाल छिलका होता है उनका, उसको जो है ना वो बार्क कहते हैं। और सैप लिक्विड सा, कोई भी लिक्विड सा, दैट रिपेल्स इंसेक्ट पैरासाइट्स, जो इंसेक्ट पैरासाइट्स होते हैं उनको रिपेल करता है, दूर करता है। अच्छा, यहाँ पे एक्सल्ट, पॉलिश, एक्ज्यूट, इनहेल, तो सबसे ज्यादा करीब और ठीक जो वर्ड है एक्ज्यूट, खारिज करना, कि सम ट्रीज एक्ज्यूट फ्रॉम देयर बार्क अ सैप, कि कुछ ट्रीज अपनी छाल में से एक ऐसा लिक्विड ओमिट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एक्ज्यूट करते हैं, दैट रिपेल्स इंसेक्ट पैरासाइट्स, जो पैरासाइट्स हैं, इंसेक्ट पैरासाइट्स, उनको दूर करते हैं। Number 25, having produced only novels before, she has now made a dash into writing for the theatre. तो अब यहाँ पर देखें, having produced only novels before, पहले सिर्फ उसने नॉवल ही प्रोड्यूस किए, नॉवल ही तख्लीक की है या नॉवल ही लिखे। अब जो है वो उससे हट के आ रही है into writing for the theatre, थिएटर के लिए लिखने। अब यहाँ पर आप देखिए पहला लफ्ज है एक्सकर्शन। एक्सकर्शन का एक मतलब हम लेते हैं तफरीह। एक्सकर्शन का ये भी पॉइंट होता है कि जो काम आप एक रूटीन में कर रहे हैं, उस रूटीन को तोड़ने वाला, हट के किया जाने वाला जो काम है, वो भी एक्सकर्शन हुआ करता है। वैसे तो एक्सकर्शन जो है ना वो तफरीह और कुछ रिसेस वगैरह के मतलब में जो है इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन एक्सकर्शन कोई भी ऐसा काम जो एक फिक्स्ड रूटीन से हट के एक एंजॉयमेंट के लिए या एक चेंज लाने के लिए किया जाता है, उसको भी जो है ना वो एक्सकर्शन किया कहा जाता है। और यहाँ वही मुराद है, तो यहाँ एक्सकर्शन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। एक्सेप्शन नहीं, एक्सटेसी, जोश और वजदान के मतलब में होता है, और या फिर एक इंतहा दर्जे की लज्जत भरी खुशी के जो इतनी शदीद हो कि इर्द गिर्द की किसी भी सिचुएशन का भी आपको एहसास न है, उस कैफियत को कहते हैं एक्सटेसी। अजम्पशन आप जानते हैं मफरूजे के मतलब में होता है, यहाँ बहरहाल एक्सकर्शन का लफ्ज इस्तेमाल होगा नंबर 25 पे। अब नंबर 26 देखें, देयर इज ग्रोइंग डैश विद इन द गवर्नमेंट एट द फेलियर ऑफ दिस पॉलिसीज टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट।
अब देखिए खुद कहते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने वाली पॉलिसीज में जो नाकामी है उसके ऊपर क्या पाया जाएगा? गुस्सा, मायूसी, कोई इस तरह की बात। एक्साइटमेंट तो जोश को कहते हैं, बिलीफ आप जानते हैं, अकीदा, ईमान। एम्बिगुइटी शक शुबे को कहते हैं, किसी चीज़ का क्लियर ना होना, एम्बिगुइटी। किसी आइडिया का क्लियर ना होना उसको एम्बिगुइटी कहते हैं। और एग्जैस्परेशन का मतलब होता है शदीद गुस्सा, नाराजगी। तो ये डेल्टा ऑप्शन है, देयर इज ग्रोइंग एग्जैस्परेशन विद इन द गवर्नमेंट एट द फेलियर ऑफ दिस पॉलिसीज टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। Delta option is the correct one. Number 27, there are people so addicted to dash that they can't tell the truth without lying. अब यहां पर आप देखें, so addicted to, इतने आदी होते हैं। addicted आप जानते हैं, आदी होने के मतलब होता है that they can't tell the truth without lying, कि सच बोलेंगे लेकिन उसमें भी झूठ की मिलावट। तो किस चीज की आदी होंगे? फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब तो गुस्सा, गुस्सीला होता है, वो यहाँ पे आ नहीं सकता। वैसे भी हमें यहाँ नाउन रिक्वायर्ड है। रेज नाउन है, गुस्से को नहीं। गुस्से के इतने आदी होते हैं नहीं। अब जरूरी नहीं कि गुस्से में आदमी झूठ ही बोले ना। एग्जैजरेशन, एग्जैजरेशन का मतलब होता है बात बढ़ा चढ़ा कर पेश करना है, इतनी सी इतनी बड़ी, चाहे वो अच्छाई है या बुराई, दोनों को अगर बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करेंगे तो वो एग्जैजरेशन है। और फिर देखें फिलिग्री का लफ्ज है। ये फिलिग्री आमतौर पर आप ये देखते हैं जेवरात, ख़वातीन के पहनने के जो जेवरात हुआ करते हैं, नेकलेस है या लॉकेट वगैरह है, या कोई इस तरह की चीज़ें, उनके ऊपर बड़ी बारीक जालीदार काम जो है ना वो किया जाता है बाज़ कुछ डिज़ाइंस के अंदर। और वो जो मतलब जो भी मेटल है, वेदर सिल्वर और गोल्ड और ब्रॉन्ज और जो भी मेटल है, उसकी बड़ी बारीक सी तार बनाकर उससे डिज़ाइन बनाए जाते हैं। उन डिज़ाइंस को फिलिग्री कहा जाता है। जो बारीक जालीदार या बारीक तारों से जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं, सोने चांदी के बारीक तारों से जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं, उस डिज़ाइन को फिलिग्री कहा जाता है इंग्लिश में। तो बहरहाल यहाँ पे हमें एग्जैजरेशन, बात बढ़ा चढ़ा कर, झूठ मतलब कोई सच भी बोलेंगे तो जब उसको जितनी हकीकत होगी उससे बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे तो झूठ का मिलावट हो जाएगी। तो एग्जैजरेशन ये यहाँ पे नंबर 27 पे। और अब आते हैं नंबर 28 की तरफ। एट द एंड ऑफ द प्ले द सिस्टर्स थ्रो ऑफ देयर मेल डैश एंड एडमिट व्हाट दे हैव डन। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, प्ले के एंड पे जो सिस्टर्स हैं थ्रो ऑफ देयर मेल, सिस्टर्स हैं, फीमेल्स हैं, और वो अपने मेल, जाहिर सी बात है हुलिया है या लिबास है या जो ऊपर कवरिंग है वो है, एंड एडमिट व्हाट दे हैव डन। तो वो जो हुलिया या ऊपर लिबास, तो वो है डिस्गाइज, भेस जिसको हम कहते हैं। अपीयरेंस, एस्टीम और शिपमेंट नहीं। एस्टीम इज्जत और वकार के मतलब में इस्तेमाल हुआ करता है। यहाँ पे डिस्गाइज का लफ्ज जनवार है कि थ्रो ऑफ देयर मेल डिस्गाइज। जब ड्रामा एंड होता है, प्ले एंड होता है, तो वो जो 3 सिस्टर्स हैं वो अपने मेल डिस्गाइज को उतार पहनती, जो मर्दाना हुलिया, मर्दाना लिबास जो भी था वो एक तरफ करती हैं, एंड एडमिट व्हाट दे हैव डन, और एतराफ कर लेती हैं खुल्लम खुला कि उन्होंने क्या किया था। नंबर 29, द ब्राइडल अटायर ऑफ द प्रिंसेस। ब्राइडल का मतलब आप जानते हैं कि रिलेटेड टू ब्राइड, दुल्हन से मुताल्लिक। ब्राइडल अटायर उरूसी लिबास, दुल्हन का लिबास ऑफ द प्रिंसेस, जो कि शहजादी के लिए तैयार हुआ था, was so gorgeous, बड़ा ही शानदार। इट वॉज ऑल डैश विद गोल्ड फिलिग्री। अच्छा देखो, अब यहाँ पे लफ्ज है ना फिलिग्री, अभी हमने डिस्कस भी किया कि वो बारीक तारों से, सोने चांदी के तारों से जो काम किया जाता है उसको फिलिग्री कहते हैं। तो उसके ऊपर उस शहजादी के लिए जो दुल्हन वाला लिबास तैयार हुआ, उसके ऊपर सोने चांदी के तारों के डिजाइन और वॉर्न फ्रिंज्ड लेड ड्रॉन, तो फ्रिंज्ड जो झालर सी बनाई जाती है किनारे किनारे के ऊपर, तो उसको जो है ना वो फ्रिंज्ड कहा जाता है। तो इट वाज ऑल फ्रिंज्ड विद गोल्ड फिलिग्री। ये बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है ना करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 30 देखें, ही केम आउट विद सच एन डैश एक्सक्यूज that I didn't quite believe him.
अब यहां पर आप देखिए एन्चांटेड, एन्चांटिंग अगर होता ना तो किसी हद तक एक्सेप्टेबल था, क्योंकि एन्चांटिंग का मतलब होता है मशहूर कौन, सेहर में डाल देने वाला, जादू कर देने वाला, और एन्चांटेड होता है सेहर ज़्यादा, जिसके ऊपर जादू हो गया तो वो एन्चांटेड कहलाता है। तो यहां पर एन्चांटेड एक्सक्यूज नहीं हो सकता, गलत। एन्चांटिंग अगर होता ना तो फिर किसी हद तक ठीक था। रिवील्ड भी यहां पर, रिवील्ड का मतलब होता है जाहिर किया गया, मुनकशिफ किया गया, या रिवील्ड का मतलब वही के जरिए नाजिल किया गया, ये भी मतलब होता है। इलेबोरेट बड़ा ही शानदार, उम्दा। एक्सक्यूज बहाना। पिंचिंग का मतलब होता है चुभता हुआ, पिंचिंग तकलीफ देने वाला, चुभता हुआ। तो अब यहां पर जो है ना, ही केम आउट विद सच एन एक्सक्यूज, सच एन elaborate excuse that I didn't quite believe him। तो ये चार्ली ऑप्शन जो है ना यहां पे सही बनता है। अब आप आ जाएं सिनोनिम्स की तरफ। डैंक, क्लेमी कलर्स जो है ना ये इस्तेमाल करेंगे। करीब करीब डेसिकेटेड तो खुश्क होता है, डिस्पैच रवाना कर दिया गया। गिल्ड या जिल्ड दोनों मतलब दोनों अंदाज में बोला जाता है। मतलब वो जो सोने का पानी चढ़ाया हुआ होता है या सुनहरी, उसको कहते हैं। तो डैंक के लिए क्लेमी कलर्स इस्तेमाल करेंगे। डिस्गाइज कलर्स हम इस्तेमाल कर भी चुके, भेस के मतलब में होता है। और एक्सपोज तो जाहिर करना, कैमोफ्लाज इसको बोलते हैं, कैमोफ्लाज, CAMOUFLAGE, कैमोफ्लाज। तो कैमोफ्लाज का मतलब भी यही होता है कि अपने आप को किसी दूसरे को धोखा देने के लिए ऐसे कवर कर लेना कि कोई पहचान ना पाए, उसको कहते हैं कैमोफ्लाज। फ्रॉडुलेंस तो धोखे और फ्रेब को कहते हैं। काइंडली हमदर्द, मेहरबान। तो यहां पर डिस्गाइज के लिए करीब तरीन जो सही लफ्ज है वो है कैमोफ्लाज। एन्चांटेड का लफ्ज आ गया। अब देखो एन्चांटेड के लिए mesmerized, encountered, flaunted और frigid। तो enchanted सेहर ज़दा होता है। ये अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है ना वो ठीक है। अल्फा ऑप्शन जो है ना ये ठीक है। ये यहाँ पे जो mesmerized जो है ना ये है कि जैसे उसको mesmerize कर लिया गया हो, उसके हवास को अपने काबू में कर लिया गया हो। ये एन्चांटेड के लिए mesmerized ठीक है, एनकाउंटर्ड नहीं। एनकाउंटर का मतलब तो होता है आमना सामना होना, मुलाकात होना। फ्लॉन्टेड नहीं, फ्लॉन्ट का मतलब होता है लहराना। और फ्रिजिड कलर्स भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्रिजिड कलर्स भी जो है ना कि वो इससे मतलब मैच नहीं करता। तो यहाँ पे mesmerized कलर्स जो है ना ये आना चाहिए। जी नंबर 34 पे आ जाएं। फ्रिंज्ड कलर्स, झालर बनी हुई या किनारे किनारे से डोरी लगी हुई या बांधा हुआ। गर्डर्ड अल्फा ऑप्शन पे मौजूद है, ये भी उसी मीनिंग में आता है। रिवील्ड, हीडेड और नोटेड। हीट, HEED, हीट तवज्जो देना के मतलब में हुआ करता है। तो यहाँ पे गर्डर्ड कलर्स फ्रिंज्ड के लिए बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट देखिए एक्सेंट्रिक, जुनूनी के मतलब में होता है। कन्वेंशनल तो रिवायती है। बिजार, माइजरली, कैथोलिक। माइजरली कंजूस को कहते हैं। कैथोलिक एक मजहबी फिरका है क्रिश्चियंस के यहाँ, उसको कहते हैं। और तो एक्सेंट्रिक के लिए बिजार, BIZARRE, बिजार सही ऑप्शन है। और नंबर 36 देखें। इलेबोरेट का लफ्ज आ गया। ऑर्नेट, बड़ा सजा संवारा, शानदार। इसका मतलब अपेरेंट भी होता है और शानदार तौर पर सजा संवारा गया भी होता है। तो ऑर्नेट कलर्स ठीक है। एंथुजियाज्म जो शुखरोश को कहा जाता है। फ्रूइशन ऐसे ही फजूलपन। और सैचुरेटेड तो जैसे केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हैं, सैचुरेटेड जो है वो सॉल्यूशंस हुआ करते हैं। तो नंबर 37 की तरफ आ जाएं। एक्सपेंसिव, वसी फैला हुआ जिसमें हर चीज आ जाए। कॉम्प्रिहेंसिव,
कि जिसके अंदर हर चीज़ आ जाए। आउट गोइंग एग्जॉटिक, एग्जॉटिक जो है वो फौरन गैर मुल्की के मतलब में होता है। फ्लीइंग जल्दी गायब हो जाने वाला या दौड़ जाने वाला, भाग जाने वाला, फ्लीइंग। तो एक्सपेंसिव के लिए कॉम्प्रिहेंसिव। नंबर 38 इवेल्युएट। इवेल्युएट आप जानते हैं जायजा लगाना होता है, अंदाजा लगाना होता है। एक्सोनरेट तो आज़ाद करार देना होता है, रिक्रूट भर्ती करना होता है। अप्रेज का मतलब होता है किसी की सलाहियतों का जांच कर, अंदाज़ा लगाकर उसके मुताबिक उसको सराहना, अप्रेज। एजर्ट दावे करने के मतलब में होता है। तो इवेल्युएट के लिए अप्रेज का लफ्ज़ जो है ना ये बिल्कुल ठीक है। एग्ज्यूट अभी देखा खारिज करने के मतलब में आता है। इनहेल तो सांस के जरिए अंदर ले जाना होता है, इनहेल। एब्जॉर्ब जज्ब कर लेना होता है, वैसे पोर्स के लिए कोई चीज़ अपने अंदर ले जाना है, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब समझने के मतलब में भी होता है, जहन में रखें। OOZE ऊज, रसना, टपकना। जैसे किसी भी चीज़ में से पौधे हैं उनमें से पानी रसता रहता है, बाज़ पौधों के अंदर होता है, या कोई और लिक्विड जो है ना वो रसता रहता है, या कीचड़ है या गीले कपड़े हैं उनमें से पानी रस रहा है, तो उसको कहते हैं ऊज। फॉरमोस्ट तो सबसे अव्वल आगे आने वाला, तो ये ऊज एग्जूट के लिए जो है ना ये ठीक था। और नंबर 40 भी आप देखें, एग्जैस्परेशन गुस्से के मतलब में होता है, और एक्सकेवेशन तो खाली करना होता है, इवेल्युएशन जांचना है। शटल, ये जो शटल सर्विस होती है ना, किसी दो पॉइंट्स के दरमियान आगे पीछे मूव करना, इसको कहते हैं शटल। जैसे बाज़ औक़ात खलाई शटल होती है, आपने शायद सुना हो, तो उसके अंदर यही होता है कि खला के अंदर कोई एक पॉइंट फिक्स किया होता है, वहाँ से ज़मीन तक और ज़मीन से वहाँ तक की जो आने जाने की जो सर्विस है उसको शटल कहा जाता है। तो डिसग्रंटलमेंट ये होता है कि कोई नाराज़ी, कोई दिल के अंदर रखी हुई बात। तो एग्जैस्परेशन के लिए यही डिसग्रंटलमेंट का लफ्ज़ है ना ये इस्तेमाल करेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आपका टेस्ट नंबर 4, उसकी डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होगी।